हेलो एवरीवन। राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं बिनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान की इस क्लास में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में, जिसमें आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा समानता का अधिकार। इससे पहले के वीडियो में हम मौलिक अधिकारों की जो शुरुआती जानकारी है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या है, कौन से भाग में ये हमें मिलते हैं। तो ये सब शुरुआती जानकारी जिस वीडियो में दी गई है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप उस चर्चा को देख सकते हैं। आज हमारी जो चर्चा है वो हम करेंगे समानता का अधिकार, जिसमें विस्तृत रूप से हम समानता के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में हमें मिलता है। तो देखिए, ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में हमें प्राप्त होता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। दो बातें इसमें कही गई है। विधि के समक्ष समता का जो विचार है वो ब्रिटिश मूल का विचार है, जबकि विधियों के समान संरक्षण का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता जो है वो जो संदर्भ है वो एक नकारात्मक संदर्भ है, जिसमें ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति रहेगी। यानी किसी भी व्यक्ति के पास विशिष्ट प्रकार के विशेष अधिकार नहीं होंगे, सबके समान अधिकार होंगे। साधारण विधि या साधारण कानून न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, कानून से ऊपर नहीं है। तो एक तरह से ये एक नकारात्मक संदर्भ उपस्थित करता है, जिसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ऊंचा हो, नीचा हो, बड़ा हो, छोटा हो, सभी लोग कानून की दृष्टि में बराबर है और किसी के पास भी कानून के सामने कोई विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये एक नकारात्मक संदर्भ उपस्थित करता है। इसके बाद देखते हैं विधियों का समान संरक्षण, जिसमें ये कहा गया है कि विधि के द्वारा जो प्राप्त अधिकार हैं और उसके आधार पर जो दायित्व हैं, उन दोनों के बारे में समान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समान कानून के अंतर्गत सभी व्यक्ति समान हैं, सभी के ऊपर समान नियम लागू होंगे और बिना भेदभाव के समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार समान परिस्थितियों में किया जाएगा। तो ये एक सकारात्मक संदर्भ उपस्थित करता है कि इस तरह से सभी व्यक्ति कानून से सभी समान रूप से संरक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति समान परिस्थिति में समान व्यवहार का हकदार है। तो इस तरह से जो विधि के समक्ष समानता का विचार है वो एक नकारात्मक संदर्भ उपस्थित करता है, जबकि विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक संदर्भ उपस्थित करता है। अब देखते हैं समानता के अपवाद। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियाँ जो है समानता के इस अधिकार के अपवाद उपस्थित करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल में किए गए किसी भी काम के लिए या निर्णय के प्रति कोर्ट में जवाबदेह नहीं माना जाएगा। उनकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाएगी और न ही उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा उनके खिलाफ उनकी जो कार्यावधि है उसके दौरान किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाता। यदि ऐसा आवश्यक है किन्हीं परिस्थितियों में, तो उनको 2 माह पूर्व की सूचना देने के बाद में ही ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 361 ये कहता है कि संसद और राज्य विधानसभा की जो कार्रवाई है उसके प्रकाशन पर किसी भी प्रकार के समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविज़न के ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा अनुच्छेद 105 जो संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित है, ये भी समानता के अधिकार का अपवाद है। उसी तरह से 194वां अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा विदेशी संप्रभु है, राजदूत है, कूटनीतिक व्यक्ति है या संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियां हैं,
उनके ऊपर भी उनको भी कुछ विशिष्ट उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। ये दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त रहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ अपवाद हैं जो समानता के अधिकार के अपवाद उपस्थित करते हैं। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 15, जो कहता है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध किया जाता है। यहाँ जो ये प्रतिषेध जो दिया हुआ है, प्रतिशत की जगह यहाँ आपको पढ़ना है प्रतिषेध यानी निषेध, मना करना। समानता के अधिकार, कुछ असमानता के कुछ जो विभेद हैं, कारण हैं, उनका प्रतिषेध किया जाता है। कौन कौन से वो आधार हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर के राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विभेद, यानी कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध विशिष्ट रूप से उसका पक्ष नहीं लिया जाएगा। और दूसरा है केवल, यानी इन आधारों पर, केवल मात्र इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनके अतिरिक्त कोई युक्तियुक्त न्यायपूर्ण आधार है तो विभेद किया जा सकता है। इसके 3 अपवाद हैं। इस जो विभेद का प्रतिषेध करने वाली जो बात है उसके 3 अपवाद हैं, यानी महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो इसको समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी राज्य विशिष्ट उपबंध कर सकता है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के उत्थान के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित नियम भी राज्य बना सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की जाती है। लोक नियोजन यानी राज्य के अधीन जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता दी जाएगी, यानी सभी संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए वो सारे विषय खुले रहेंगे, सारी नौकरियों के दरवाजे खुले रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। इन अपवादों में है संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, यानी किसी भी नौकरी में यदि आवश्यक हो तो राज्य ये कह सकता है कि उस जो उम्मीदवार है उसको उस राज्य का निवासी होना ज़रूरी है या उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 कुछ वर्ष बाद 1974 में समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में ये व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा दूसरा अपवाद जो है वो ये है कि राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि किसी राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं हो, यानी आरक्षण की व्यवस्था भी राज्य कर सकता है। इसको समानता के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। तो इस तरह से लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लंघन इसको नहीं माना जाएगा अगर राज्य इस तरह के अपवाद लागू करता है। अब देखते हैं मंडल आयोग और उसके परिणाम। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के जो लोग हैं उनकी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा 52% था जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो इस तरह से पूरा जो आरक्षण है वो 50% हो गया। 10 वर्ष बाद 1990 में वीपी सिंह सरकार ने
सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 2 परिवर्तन किए। एक तो 27% में पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, और दूसरा 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए। प्रसिद्ध जो मंडल केस है 1992 में अनुच्छेद 16 के खंड 4 के विस्तार और व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। हालांकि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखा गया। तो इस तरह से अनुच्छेद 16(4) SC, ST, OBC के लिए प्राप्त आरक्षणों की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन ये आरक्षण पर्याप्त सीमा तक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार कुल स्थानों के 50% से अधिक यह आरक्षण नहीं हो सकता। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और कानून के अनुसार वो दंडनीय होगा। इसी आधार पर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था, जिसको बाद में 1976 में संशोधित करके इसका नाम बदल दिया गया। अब इसका नाम है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। अनुच्छेद 17 ये सुनिश्चित करता है कि अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया, लेकिन फिर भी ये जो अनुच्छेद 17 है वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार करना अपराध होगा। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में रोकना या पूजा से रोकना अस्पृश्यता माना जाएगा। परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को अगर कोई व्यक्ति न्यायोचित ठहराता है तो वो अपराध होगा। किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से अगर कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं देता है किसी व्यक्ति को तो वो अपराध होगा। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना या उसका उपदेश देना, किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, यदि अस्पृश्यता के आधार पर ऐसा किया जाता है तो वो अपराध होगा। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत ये व्यवस्था दी कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। अनुच्छेद 18 सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करने की व्यवस्था करता है। इसमें 4 प्रकार के प्रावधान हैं। ये निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान है उसके अलावा, उसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इन प्रावधानों में ये स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे कि महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर जैसी जो उपाधियां हैं वो अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित कर दी गई, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उनमें से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है। न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार जो है उपाधि नहीं है। अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनसे कोई उल्लंघन नहीं होता। इस तरह से समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। इसीलिए
ये जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है, ये इन उपाधियों के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि ये व्यवस्था भी की गई कि पुरस्कार पाने वाले जो है ये पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण जो उपाधि, ये जो पुरस्कार है, ये इस तरह की उपाधियां नहीं हैं और पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति अपने नाम के आगे प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने उनको बंद कर दिया था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने उनको पुनः प्रारंभ कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको मान्यता दे दी है। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे समानता के अधिकार के बाद दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार।